अब तक आपने चंबल के कई दुर्दांत दुस्साहसी पराक्रमी डाकुओं की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे डाकू की है जिसके खौफ से पूरा चंबल थर थर कांपता था। आज की कहानी एक ऐसे डकैत की जिसने चंबल के इतिहास में कभी न भूलने वाली घटनाओं को अंजाम दिया। आज की कहानी एक ऐसे डाकू की जिसने चंबल के दस्यु सम्राट राजा मान सिंह ठाकुर के साथ काम किया था। आज की कहानी एक ऐसे डाकू की है जिसने चंबल की धरती में डाकुओं के लिए कानून बनाया था। आज की कहानी एक ऐसे डाकू की है जिसके इशारे पर पूरे क्षेत्र के लोग मरने और मारने पर उतारू हो जाते थे। आज की कहानी एक ऐसे डाकू की है जिसने अंग्रेजी सरकार की नाक में दम कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकमान दीक्षित और लोक्का पंडित की। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड आप यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डकैत लोकमान दीक्षित और लोक्का पंडित की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे एक साधारण से परिवार का लड़का चंबल का सबसे दुर्दांत और दुस्साहसी डाकू बन गया। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे वही दुर्दांत डाकू पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हुआ। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी ये कहानी समझ में आएगी। एक ब्राह्मण जब बागी हो जाता है तो वह चाणक्य भी बन सकता है। एक ब्राह्मण जब ज्ञानी और अभिमानी बनता है तो वह रावण भी कहलाता है। और एक ब्राह्मण जब दुस्साहसी, अभिमानी और दुर्दांत बनता है तो वह लोकमान दीक्षित और लोक्का डाकू कहलाता है। इन दिनों देश में अंग्रेजी शासन था, यानी देश आजाद नहीं हुआ था। लगभग 1930 का दशक था। लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन दिनों साहूकारों और अंग्रेजी सरकार के आतंक की वजह से लोग परेशान थे। चंबल इलाके में इन्हें साहूकारों से परेशान होकर एक लड़का डकैत बन चुका था। उस लड़के का नाम था राजा मान सिंह। साहूकार राजा मान सिंह की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और इसी विवाद में उनके बेटे की हत्या कर दी गई और फिर यहीं से उनके बागी बनने का सफर शुरू हुआ। लेकिन मान सिंह ने कानूनी लड़ाई भी जारी रखी और अभी बागी नहीं बने थे। उसी जमीनी विवाद की वजह से परिवार की 11 महिलाएं अब तक विधवा हो गई थीं। इसके बाद मान सिंह के पास बंदूक उठाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। मान सिंह के साथ साथ उनके परिवार के लोगों ने भी हथियार उठाया और चंबल में बागी बनकर कूद गए और देखते ही देखते आतंक का दूसरा नाम भी बन गए। मान सिंह के गिरोह में 25 से 30 डाकू थे। इन्हीं डाकुओं में से एक डाकू था जिस पर मान सिंह का सबसे विश्वास करता था। उस डाकू का नाम था लोकमान दीक्षित और लोक्का पंडित। लोकमान भी अंग्रेजी सरकार और साहूकारों से परेशान होकर डाकू बनने को मजबूर हुआ था। धीरे धीरे गैंग में लोक्का का कद बढ़ता चला गया। गैंग के सरदार मान सिंह के सामने अपनी छवि बना लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि खुद मान सिंह के परिवार के कई लोग उनकी गैंग में शामिल थे। लेकिन लोक्का के पराक्रम और साहस को देखकर मान सिंह उसे खूब मानने लगे। मान सिंह जहां भी वारदात के लिए जाते वहां लोक्का साये की तरह पीछे पीछे लगा रहता और फुर्ती के साथ वारदात को अंजाम देता। अब चंबल इलाका मान सिंह और लोक्का के आतंक से थर थर कांप रहा था। मान सिंह और लोक्का की खास बात यह थी कि अंग्रेजी सरकार के अफसरों और साहूकारों को लूटकर ये गरीबों की सहायता करते थे और इसी वजह से क्षेत्रीय लोग इस गैंग की मदद भी करते थे। लूट, हत्या, फिरौती, अपहरण, ये सभी घटनाएं इन दिनों आम हो चुकी थीं। आए दिन लोक्का और मान सिंह की वारदात अंग्रेजी सरकार के लिए नासूर बन रही थी। इस गैंग की खास बात यह भी थी कि इनका महिलाओं की इज्जत करना तो सबसे पहले कर्तव्य था। वो उन पर आंच नहीं आने देते थे। तभी तो सिर्फ बलात्कार का आरोप लगते ही उन्होंने गैंग के एक महत्वपूर्ण सदस्य सुल्ताना को गैंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। एक दिन मान सिंह गैंग लौट रहा था, उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में मान सिंह गोलियों का निशाना बन गया। हालांकि ग्रामीणों का मानना है कि मान सिंह पुलिस की गोली से नहीं बल्कि जहर देकर मारा गया था। रूपा और लोक्का ने वहीं मान सिंह की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। मान सिंह की मौत के बाद गैंग में निराशा काले बादल की तरह छाई हुई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गैंग की जिम्मेदारी किसी दी जाए। फिर सभी लोगों ने मिलकर रूपा पंडित को गैंग का सरदार बनाया। हालांकि कई डाकू लोक्का को भी गैंग का सरदार
बनाना चाहते थे। लेकिन खुद लोक्का भी चाहता था कि गैंग का सरदार रूपा बने, क्योंकि वह गैंग में सबसे ज़्यादा वरिष्ठ था। चंबल में रवायत है कि डकैत की मौत के साथ ही उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है, लेकिन मानसिंह के साथ ऐसा नहीं हुआ। मौत मानसिंह की हुई, कहानी की नहीं। मानसिंह के बाद भी उसका गैंग हर वारदात के बाद सिर्फ मानसिंह की जय बोलता था और किसी की नहीं, क्योंकि मानसिंह के बाद गैंग का सरदार बना हुआ डकैत सिर्फ मानसिंह की जय चाहता था और किसी की नहीं। चंबल में यह पहला मौका था जब किसी डकैत का खून नहीं, उसका रिश्तेदार नहीं, बल्कि उसका पाला हुआ डाकू गैंग का सरदार बना, और इस कसम के साथ कि खून का बदला सिर्फ और सिर्फ खून होगा। मानसिंह की मौत का ऐसा बदला कि सुनने वालों की रूह कांप उठे। फिर एक दिन रूपा भी पुलिस की गोली का निशाना बन गया। रूपा के मारे जाने के बाद गैंग की कमान लोकमान दीक्षित और लोक्का पंडित के हाथों में आ गई। गैंग की कमान संभालते ही लोक्का ने आतंक मचाना शुरू कर दिया और उसके आतंक की स्पीड अब 4 गुना तेज हो गई थी। अब गैंग के अपहरण और फिरौती लेने की बातें आम सी हो गई थी। चंबल ही नहीं, पूरे भारत में लोक्का के नाम का आतंक मचा हुआ था। चारों ओर लोक्का के नाम की हाहाकार मची हुई थी। लोक्का भी शादीशुदा था। लोकमान दीक्षित उर्फ लोक्का डाकू की इस बात पर शायद तथाकथित पढ़े लिखे लोग यकीन भी नहीं करेंगे कि डकैतों के भी अपने आदर्श और सिद्धांत हुआ करते थे। डकैती के वक्त डाकू घर की किसी महिला को स्पर्श नहीं करते थे। लोक्का ने एक मीडिया हाउस में से बात करते हुए बताया था कि हम लोग डकैती के दौरान किसी बहन व बेटी के गहने नहीं लूटते थे और ना ही विवाहित महिला के मंगलसूत्र को हाथ लगाते थे। लोकमान दीक्षित का निशाना कभी नहीं चूकता था, इसलिए गिरोह के दूसरे डकैत उससे खौफ खाते थे। लोकमान का फरमान था कि कोई भी डकैत किसी महिला से संबंध नहीं रखेगा। डकैती के दौरान मानसिंह के इस आदेश का पालन किया जाएगा कि किसी की बेटी या बहू का अपमान न हो। ऐसी कोशिश करने वालों को लोकमान ने चेतावनी के बाद तत्काल गोली मार देने का सख्त नियम बनाया हुआ था। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि यह गिरोह क्रूर, अत्याचारी, खूंखार और दुर्दांत नहीं था। अब ये डकैत पुलिस के लिए काल बनते जा रहे थे। गिरोह चलाने के लिए बहुत से धन की जरूरत होती थी, अतः लूटपाट करना इनकी मजबूरी भी थी। जब लुक्का डाकू का आतंक चारों तरफ फैला हुआ था और वह एक दिन भेष बदलकर भिंड की एक बस्ती में गया, तभी एक दिन उसकी भिड़ंत एक रिक्शे वाले से हो गई। रिक्शे वाले ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद वह उतरकर लोक्का को ही एक लात मारकर आगे बढ़ गया। बस इस घटना ने लोक्का को पूरी तरह से बदल दिया। लोक्का को यह एहसास हुआ कि यह उसके बुरे कर्मों का फल ही है, जो एक रिक्शा वाला उसे लात मारकर यहाँ से चला गया और वह देखता रह गया। वह इस घटना का विरोध भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह डाकू था। अगर विरोध करता तो लोग उसे पहचान जाते और वह पकड़ा जाता। इस घटना ने उसे परिवर्तित कर दिया। फिर तत्कालीन सरकार ने इस गिरोह को आत्मसमर्पण कराने की जिम्मेदारी आचार्य विनोबा भावे को सौंप दी। धीरे धीरे विनोबा भावे ने इन डाकुओं से संपर्क किया। पहले तो इन सभी डाकुओं ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया, लेकिन गैंग के सरदार लोकमान दीक्षित को विनोबा भावे की बात अंदर ही अंदर सही लग रही थी। फिर कई दिनों बाद लोकमान ने विनोबा भावे से मुलाकात की और समर्पण के लिए हाँ कर दिया। फिर 1960 में आचार्य विनोबा भावे की अपील पर डाकू लोकमान दीक्षित ने अपने गिरोह के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरों की जिंदगी उजाड़ने वाले इस डकैत की खुद की जिंदगी भी दुर्भाग्यशाली रही है। उसका बड़ा बेटा सतीश कैंसर के कारण मर गया, जबकि छोटा बेटा अशोक सड़क दुर्घटना में मारा गया। लेकिन लोक्का को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था। उसके अनुसार जब वह किसी व्यक्ति की हत्या करता था तब वह उसके परिवार को लेकर बिल्कुल भी नहीं सोचता था। लोक्का यह भी बात मानता था कि यह उसके बुरे कर्मों का फल ही है जो वह भुगत रहा है। फिर 95 साल की उम्र में 25 सितंबर 2016 को लोक्का डाकू की मौत हो गई। खैर, आप डाकू लोकमान दीक्षित और लोक्का के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।